पाकिस्तानी मईशत इस वक्त एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन पर मौजूद है, जहां ज़र मुबादला के ज़खायर में तो मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स में कमी जीडीपी में इजाफे की एक बड़ी रुकावट बनती जा रही है। आलमी तिजारती रुझानात भी इस सिलसिले में अपना एक मनफी किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे मईशत में ग्रोथ एक चैलेंज बनता जा रहा है। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात में सबसे नुमाया मसला एक्सपोर्ट्स में मुसलसल एक लिमिटेशन है और उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं हो पा रहा है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में एक्सपोर्ट का जीडीपी में हिस्सा 16 से 10% तक गिर गया है। इसी दौरान पाकिस्तान का आलमी तिजारत में शेयर भी घटकर 0.12% रह गया है। अब ये सूरत हाल उस वक्त मजीद संगीन हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश, भारत और वियतनाम ने इसी अरसे में अपनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव्स को कई गुना बढ़ाया है। कमजोर सनती बुनियाद, बिजली के बिलों में बढ़ती हुई लागत, टैक्सेस का बोझ और पॉलिसियों में अदम इस्तेहकाम, इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी की कमी इस जवाल के बड़े असबाब हैं। लेकिन इसके बरक्स मुल्क में ज़र मुबादला में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। जीडीपी की ये बड़ी वजह इस वक्त रेमिटेंसेस पर बेस करती है। गुज़िश्ता 3-4 बरसों में रेमिटेंस ने बज़ाहिर मईशत को एक बड़ा ज़बरदस्त सहारा दिया, मगर हकीकत में ये ज़ाहिर है कि कमज़ोरियों को छुपा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 3 साल में $96 अरब की तरसीलात तो मौसूल हुई हैं। इस रवा माली साल में भी रेमिटेंसेस का वॉल्यूम माली साल 2025-26 के इब्तदाई 3 माह में ही $9.5 अरब से भी बढ़ चुका है, जो अगर 4 माह के फिगर्स लें तो ये फिर इसमें मजीद इजाफा दिखाई देता है। इस पर स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रेमिटेंस में सालाना बुनियादों पर 11.3% इजाफा हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या फिर एक्सपोर्ट में कोई नुमाया इजाफा हमें देखने में नहीं मिला। अब ऐसे में रेमिटेंसेस का बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर में ज़ाय हो जाता है। यूँ मईशत में मैन्युफैक्चरिंग तक सेक्टर सुकड़ कर रह गया है और इसकी जगह इंपोर्ट और सर्विसेज पर मबनी मईशत ने ले ली है। इसके नतीजे में जो एक यूथ है हमारी, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हटकर दीगर शोबों की तरफ जा रही है और मुल्क में प्रोडक्टिव कैपेसिटी मजीद सुकड़ रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कमजोरी का दूसरा बड़ा सबब ज़राअत की ज़मूहाली है। कपास, गंदम, दालें और चावल जैसे शोबे जिन्हें एक्सपोर्ट्स में फ़ाल हिस्सा बनना चाहिए था, अब इंपोर्ट्स पर बोझ बन चुके हैं। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की कमज़ोर बुनियाद ने मुल्क में रेमिटेंसेस पर इंतहाई हद तक इन्हिसार करने पर इस वक्त मजबूर कर दिया है, जो आलमी हालात में किसी भी झटके से कम होकर मईशत को तबाही की तरफ मजीद धकेल सकते हैं। अब ये तमाम तर जो चैलेंजेस हैं, इनसे निमटना कैसे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया कैसे जा सकता है, कब तक ये रेमिटेंसेस पर ही इन्हिसार किया जाता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल है रेमिटेंसेस में, 4 महीने में हम देख रहे हैं रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं। पिछले साल नंबर बहुत ज़बरदस्त था, आने वाले दिनों में शायद इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगा नंबर, लेकिन इसी तरह से हमारी एक्सपोर्ट्स का राइज कब शुरू होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा प्रीएम्बल में कि रेमिटेंसेस लास्ट ईयर 38.3% यानी $38.3 बिलियन तक पहुंच गई थी, जो रिकॉर्ड हाईएस्ट रेमिटेंसेस है। और इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 39 या 40 बिलियन तक ये रेमिटेंसेस पहुंच सकती हैं, और उनसे हमारा करंट अकाउंट को भी बड़ा सपोर्ट मिला है और हमारा ट्रेड डेफिसिट जो बढ़ रहा है, यानी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही, उसको भी वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक्सपोर्ट आपकी स्टैग्नेंट हो गई हैं, जमूत का शिकार है, एक्सपोर्ट बढ़ के नहीं दे रही। हम बातें सब उड़ान पाकिस्तान, ये $60 बिलियन का टारगेट, अरे भाई पहले देखें कि उसकी जंजीरें कहाँ फंसी हुई हैं जिनसे वो ऊपर ही नहीं जा पा रहा है। एक्सपोर्ट आपकी जो है वो स्टैग्नेंट है। तो 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके प्रोग्राम का मैं चाहूँगा हिस्सा बनाऊं। पहली चीज़ तो ये है कि हायर पावर टैरिफ है, आप 15 सेंट्स ले रहे हैं पर किलोवाट। आपका कॉम्पिटिटर्स जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, 8 और 9 सेंट्स के ऊपर बिजली दे रहे हैं। यही हाल गैस का है, कहीं पे 1/3 कीमत पे, कहीं पे आधी कीमत पे बांग्लादेश से खासतौर से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। उसके साथ साथ रुपी आपका बढ़ के नहीं दे रहा है, यानी रुपी को हमने कंट्रोल रखा हुआ है वही 278 के ऊपर। लिहाजा एक्सपोर्टर को रुपी रियलाइजेशन कम मिल रही है। वो यही कहता है कि जी या डेप्रिशिएट करो या इसको फ्री ओपन मार्केट में खुला छोड़ दो ताकि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो और मुझे डॉलर के गेंस ज़्यादा पैसे रियलाइज हो। लेकिन वो भी हमारी पॉलिसी नहीं है। हम रुपी को और डॉलर को कंट्रोल करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे कर्जे जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे, मार्कअप उनके ऊपर बढ़ जाएगा। अब सवाल ये है कि इस सूरत हाल में फिर क्या किया जाए।
इसमें जी एक तो आपके रॉ मटेरियल की इंपोर्ट भी मसला बनी हुई है। आपको एलसीज के लिए डॉलर नहीं है, बार बार आदमी जाता है, बड़ी मुश्किल से एलसीयाँ खुल रही हैं। रॉ मटेरियल में पॉलिस्टर फाइबर, यार्न, फैब्रिक के अलावा जो चीज़ हमें हिट कर रही है वो कॉटन है। कॉटन की फसल गुज़िश्ता साल पिटी है 13 मिलियन बेल से वो सिर्फ 5 मिलियन बेल पे आ गई है, और इस साल भी कॉटन की फसल जो है वो आधी भी नहीं मिलनी है टारगेट का। तो कहने का मकसद ये है कि रॉ मटेरियल जो कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है कॉटन, उसकी अवेलेबिलिटी आपको यकीनी बनानी होगी। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, नए सीड्स निकालें, आपकी जो जाली अद्वियात हैं उसको रोकें, और उसके साथ साथ जो है वो एरिया जो कम हो रहा है उसको रोका जाए। शुगर केन लग रहा है और कॉटन जो है वो कम हो रही है, तो वो शुगर वाले चाहते हैं कि शुगर केन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उनको सस्ते दामों पे गन्ना मिल सके। तो ये सब चीज़ों ने टेक्सटाइल की मत मार दी है। टेक्सटाइल में जब अमेरिका ने हमें 19% रेसिप्रोकल टैरिफ दिया जो इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश के मुकाबले में कम है, तो हम ये सोच रहे थे विल वॉक ओवर, हमें अमेरिकन मार्केट मिल जाएगी और अमेरिकन मार्केट में हम एक्सपोर्ट अपने बढ़ाएंगे। लेकिन 2-3 महीने बाद हमने ये देखा कि नहीं, सिर्फ टैरिफ कम करने के अमेरिका से हमारा काम नहीं बनता, हमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम करनी है। बिल्कुल। और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है पैदावारी लागत और इशू है मार्कअप का, कि हम सिंगल डिजिट मार्कअप पे नहीं आ पाए हैं। हालांकि हर बार मॉनेटरी पॉलिसी में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्काउंट रेट कम होगा, और कम होने के साथ साथ हमारा ये सिंगल डिजिट हो जाएगा, तो वो भी हमें फाइनेंशियल कॉस्ट को कम नहीं करने दे रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।